हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डाई ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे और आज के लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक से डिस्कस करेंगे विच इज ओजोन। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाता है ना। इवन आपने ओजोन के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, है ना, कि जैसे एक लेयर होती है ना, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है काफी ऊपर, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर ऊपर ओजोस्फीयर में, जिसको हम ओजोन कहते हैं उस लेयर को। और उस लेयर का काम होता है हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, ये बातें आप बचपन में पढ़ चुके हो, है ना। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो उनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसके प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो पहले जेई पूछ चुका है ना, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन एक्चुअली मैं कहूं कि ओजोन से पूछा है तो गलत होगा। ओजोन और सॉल्ट एनालिसिस को मिला के क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, यहाँ से 2 बार पूछा गया है ना, अलग अलग तरह से पूछा गया था 2 बार जहां तक मुझे याद है। बाकी क्वेश्चन एक ही था, डिफरेंट टाइप थे, पूछने का तरीका अलग था दोनों बार जेई का। ठीक है, तो वैसे तो रिपीटेशन के चांस कम ही होते हैं, बट हो जाए तो हो जाए, तो देख लेंगे उसको भी। चलिए हम बात करते हैं ओजोन की। तो आप लोग सब जानते हो ओजोन इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात हम यहाँ लिख देते हैं बोर्ड पे, क्या कि सर इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म। पहले भी आपको बताया मैंने, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं ना ये बात, हम ऑक्सीजन पढ़ाया था जब आपको, है ना, ऑक्सीजन एटम के बारे में बताया। चलो है सेकंड बात कि इट इज हाईली अनस्टेबल, एट सी लेवल। मतलब आपको पता है हम कहां रहते हैं, हम सी लेवल के आसपास ही रहते हैं, है ना, मतलब सी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा हाइट पे रहते हैं हम लोग। बाकी आप कह सकते हो कि हम सी लेवल के आसपास ही रहते हैं। तो अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे चारों तरफ की बात करें, तो हमारे चारों तरफ ये गैस हाईली अनस्टेबल होती है। या आप ऐसा कह दो कि ये जो गैस है ओजोन, ये नॉर्मल कंडीशंस में, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हाईली अनस्टेबल है। अब क्यों है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि हाईली अनस्टेबल होती है ना, एंड इट इज फाउंड, स्टेबल कहां होती है सुनना, इट इज फाउंड above 20 किलोमीटर ऑफ सी लेवल। ये हमारे लेवल से हम जहां रहते हैं वहां से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर प्रेजेंट होती है ओजोन की, अगर मैं बात करूं तो। और उसको आप ओजोस्फीयर भी कहते थे, बचपन में पढ़ा है ना हम लोगों ने। ठीक है, कि जो ओजोन होती है वो बहुत ऊपर होती है, ओजोस्फीयर उसको कहते हैं जहां पर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दूसरी बात इसके बारे में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ओजोस्फीयर में ये आती कहां से है, सर बनती कैसे है ना, मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर ऊपर बनती है ना एटमॉस्फेयर में, है ना, तो आती कहां से है, तो ये बनती है ऑक्सीजन से। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, आई रिपीट अपर एटमॉस्फेयर। यहां तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, क्यों नहीं बन सकती वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर अभी। चलो सुनो, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर। तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं अपने एनवायरनमेंट की बात करूं तो आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है, तो कुछ ऑक्सीजन अपर एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है। तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन पर जब यूवी लाइट पड़ती है ना, डायरेक्ट यूवी लाइट पड़ती है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्रेक कर जाती है टू नीसेंट ऑक्सीजन में। इसको क्या कहते हैं हम, नीसेंट ऑक्सीजन। नीसेंट ऑक्सीजन, फिर से मैंने क्या कहा कि ये बनती कैसे है ना, तो हम कह रहे थे कि जो एटमॉस्फेयर है वहां जब ऊपर जाओगे आप बहुत, तो यूवी रेस का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है वहां पे, है ना। तो यूवी रेस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन किसमें टूट जाती है, नीसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, फर्दर ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है ये ऑटो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है। ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है ऑटो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या बना देती है, ओजोन का फॉर्मेशन कर देती है। क्लियर है बात मेरी। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं,
तो ये जो ओजोन है ये अनस्टेबल तो वहां भी है, अगर हम देखें ध्यान से तो ओजोन अनस्टेबल वहां भी है, बहुत ज्यादा स्टेबल वहां भी नहीं है। ये ओजोन अगर सनलाइट इस पर पड़ती है, जो कि पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये ओजोन वापस किस में टूट जाएगी, O2 में। वापस क्या बना देगी, ऑक्सीजन और नीसेंट ऑक्सीजन, अल्दो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, और ये O2 क्या बना लेती है, वापस नीसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे अक्सर कि ओजोन लेयर का लगातार डिप्लीशन हो रहा है ना, डिप्लीशन हो रहा है मतलब खत्म होती जा रही है, वहां से लगातार डिप्लीशन जारी है, कंटिन्यू है ओजोन का, और कई सालों से सुनते आ रहे हैं, है ना। मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूं, आप अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, फिर सर ये खत्म क्यों नहीं होगी, इतनी क्वांटिटी में है क्या ये? एक्चुअली में ये बनती है और टूटती है ना, ये बनती है और ये टूटती है, मतलब समझो ये यहां से यहां बनेगी, एक प्रोसेस के थ्रू यूवी लाइट पड़ेगी, नीसेंट ऑक्सीजन के साथ नीसेंट ऑक्सीजन बनेगी, नीसेंट ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाएगी, बट फर्दर ये ऑक्सीजन या ओजोन, सॉरी फर्दर ये ओजोन किस में ब्रेक कर जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंस करना चाहते हो तो इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, बाकी ये ऑक्सीजन और नीसेंट ऑक्सीजन बनाएगी, और नीसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वापस मिलकर क्या बना देगी, ओजोन। तो दोनों प्रोसेस हो रही है, स्टिल हो रही है। अब ये फिर डिप्लीशन का क्या मतलब है सर? तो जब पॉल्यूटेंट वगैरह होते हैं, है ना, तो क्या होता है इन दोनों रिएक्शंस में, जो ये वाली रिएक्शन है इसका रेट ज्यादा हो जाता है, मतलब ये ज्यादा होने लगती है। नहीं समझ में आई बात? अरे अभी एटमॉस्फेयर में दोनों हो रही है, आप पॉल्यूशन करोगे, ऐसे पॉल्यूटेंट जो इसको हार्म करे, ऐसे पॉल्यूटेंट आप एनवायरनमेंट में छोड़ोगे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, सुना होगा आपने उनके बारे में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह है वो इस रिएक्शन को तेज कर देते हैं, मतलब जितना बनेगा नहीं उससे ज्यादा टूटेगा। तो हम कहते हैं कि ओजोन लेयर लगातार थिन होती जा रही है, ओजोन का लगातार डिप्लीशन होता जा रहा है, दिस इज द रीजन कि ये रिएक्शन तेजी से होने लगती है। बाकी हो दोनों रही है, वो बन भी रही है, वो टूट भी रही है, अभी भी वो बन रही है, वो टूट रही है, क्लियर है, बट पतली होती जा रही है वो लेयर ड्यू टू दिस रिएक्शन। चलो अच्छा, अब ये तो फॉर्मेशन का मेथड था अपर एटमॉस्फेयर में, जो कि नेचुरल है, अपने आप होता है। सर मुझे ओजोन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए सर ओजोन, है ना, काम आती है मेरे। अच्छा बताते हैं आपको क्या करना है। आपको अगर आपको ओजोन बनानी है इंडस्ट्रियल मेथड पर, हम लेबोरेटरी में तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, नहीं बना पाएंगे लेबोरेटरी में, तो उसके लिए एक एप्लियंस की जरूरत होती है जिसको हम साइमंस ओजोनाइजर कहते हैं, है ना। इसके लिए एक स्पेशल एप्लियंस की जरूरत होती है, इसको हम साइमंस ओजोनाइजर कहते हैं। तो वो हमारे पास नहीं है भाई, ठीक है, नहीं बना पाएंगे, है ना, लेकिन इंडस्ट्री में हो सकता है। अब इंडस्ट्री में कैसे बनता है समझो ध्यान से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज है आज के लेक्चर की। कैसे बनता है इंडस्ट्री में कि ऑक्सीजन को पास कराया जाता है, ऑक्सीजन को पास कराया जाता है इलेक्ट्रिक, या ऑक्सीजन पर पास कराया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अच्छा इसमें थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, इसको लिखिएगा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हाई अमाउंट में जब ऑक्सीजन गैस पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम फ्लो कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, O3 में। क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन पर जब आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो कराया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट। और ये प्रोसेस जिस एप्लियंस में होती है उसको हम साइमंस ओजोनाइजर कहते हैं। खैर ये काम की नहीं है, ये रिएक्शन ज्यादा काम की है, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा H हाईली पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है +142 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज की बात करें तो कितना होता है, +142 किलो जूल पर मोल। एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपको जबरदस्ती करानी पड़ेगी, करा तो रहे जबरदस्ती, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्लो करा के। ठीक है सर ये तो समझ में आया, बट सर ये साइलेंट का क्या मतलब है, साइलेंट का क्या मतलब, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब ना कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पार्किंग वगैरह हो तब आपका काम बिगड़ जाएगा, है ना, स्पार्किंग या साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसा क्यों, अब हीट और साउंड, तो करंट भी एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन हीट और जब साउंड जब प्रोड्यूस होते हैं ना तो ये ऑक्सीजन, आपको पता है जलने वाली गैस, जलाने वाली गैस होती है, तो वहां पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाए, समझ लो हीट कहना चाहिए, आग वगैरह कुछ प्रोड्यूस हो गई, आपने क्या किया, आप इसको करंट पास करा रहे हो,
अब आपको पता है साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कुछ अमाउंट में वो हीट भी प्रोड्यूस होगी भैया, आग भी लगेगी। अगर आग लगती है तो वहां पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन मदद करेगी उसको। अच्छा जल रहा है तो हम और जलाते हैं। क्लियर? हर हाई अमाउंट में आप एनर्जी पास करा रहे हैं तो ध्यान रहे हमें क्या करना होता है, हमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मतलब जिसमें आवाज वगैरह ना हो, शांति से काम किया चुपचाप से, ठीक है, वो करवाना पड़ता है। और तब जाके हमें क्या मिलती है, यहाँ पे ओजोन मिलती है। फिर से इस रिएक्शन का डेल्टा एच हाईली पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा अब अगेन मैं कह रहा हूं ये ओजोन अनस्टेबल है। ये ओजोन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में रख दें तो ये ओजोन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ओजोन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन में। आप रीजन देख सकते हो ना यार, डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस जो है आपको करवाना पड़ेगा, तो इसका इसमें बदलना स्पॉन्टेनियस है। इस रिएक्शन का मैं बात करूं, इस रिएक्शन का फिर से देख लो यार ध्यान से, O3 से O2 बनने का जो प्रोसेस है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब इसका डेल्टा जी H नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसका डेल्टा जी, पहले भी मैं डेल्टा जी बोल गया क्या, कोई बात नहीं, डेल्टा H हाईली नेगेटिव होता है। और डेल्टा H जब हाईली नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी भी कैसा आएगा, नेगेटिव। अरे डेल्टा जी क्या होता है भाई, T माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा X, जानते हो ना डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा X, पढ़ा है ना थर्मोडायनामिक्स में। अब ये जितना ज्यादा नेगेटिव, इसके नेगेटिव रहने के चांस भी उतने ज्यादा, और ये हाईली नेगेटिव होता है। क्लियर है? साथ में एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है इसको। इससे ओजोन से ऑक्सीजन के बनने में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे तो एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी, रैंडमनेस भी बढ़ेगी, तो इसका डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। आपकी ओजोन जल्दी से किसमें ब्रेक डाउन करने का नेचर रखती है, डाइऑक्सीजन में। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कुछ बातें जो हमने पढ़ी, हाईली अनस्टेबल गैस है, यहाँ तो बनती नहीं, अपर एटमॉस्फेयर में बनती है, वापस डिसोसिएट हो जाती है ऑक्सीजन में, रीजन आपके सामने है। और नेचुरली इसको कैसे बनाते हैं, ये भी आपके सामने, ठीक है। आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा ऑक्सीजन से, डाइऑक्सीजन से। क्लियर होती है यहाँ तक बात मेरी? चलो तो इतनी बात की हम लोगों ने। अब फर्दर हम बात करेंगे, साथ में नीसेंट ऑक्सीजन भी बनता है। आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इसको O2 प्लस O और नीसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी 3O2 गिव्स 2O3 गिव्स 3O2 भी आप लिख सकते हैं। चलो इतनी बात की हम लोगों ने, समझ में आया इसको बनाया कैसे जाता है, नेचर में कैसे बनती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो आप सबको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं एक बार, है ना। तो ओजोन का जो ज्योमेट्री होता है, ओजोन की हम बात कर रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ज्योमेट्री कह लो तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना वो बेंट होती है। बेंट कैसी होती है, बेंट, या एंगुलर कह दो इसको आप, एंगुलर भी कुछ किताबें लिख देती है, दोनों सेम ही बात है। कैसी होती है ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जानते हो आप लोग। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने यहां दिखा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, इसके पास भी 6 होंगे, ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। साथ में एक ऑक्सीजन यहां और होता है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट अब शेयरिंग तो हो नहीं सकती इलेक्ट्रॉन्स की, ये 2 शेयर कर दे, ये 2 शेयर कर दे तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट कर देता है इसको। तो इस पर हम पॉजिटिव दिखा सकते हैं, इस पर हम नेगेटिव दिखा सकते हैं। अल्दो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसी तरह की इसकी ज्योमेट्री होती है। यहां अगर मैं बात करूं इन दोनों के बॉन्ड एंगल की, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 117 डिग्री, सेंटीग्रेड लिखा मैंने, 117 डिग्री, है ना। डिग्री के साथ सेंटीग्रेड डिग्री की आदत पड़े, है ना, क्या करें, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है ना, है ना, तो हम तो क्या टेम्परेचर की बात ज्यादा करते हैं। खैर 117 डिग्री। अच्छा, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। अरे जरूरी थोड़ी है इसी ऑक्सीजन ने ठेका लिया हुआ है कि मैं ही कोऑर्डिनेट करवाऊंगी इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन भी ऐसा करवा सकता है। तो एक्चुअली में ये 2 स्ट्रक्चर में हो सकता है, एक ये और एक ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करवाए इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड,
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6, इसके पास तो 2, और इसने अपने 2 शेयर कर लिए। तो ये 2 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। अगेन बॉन्ड एंगल तो 117 डिग्री होगा इसका, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया है, मुझे एक बात बताओ, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहां से देखूं तो इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है भाई डबल बॉन्ड से, जानते हो ना? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है क्योंकि वहां इस तरह की ओवरलैपिंग भी होती है ना, है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। लेकिन इन दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, मतलब इसका 144 पिकोमीटर के आसपास होना चाहिए, इसका 118-120 पिकोमीटर के आसपास होना चाहिए, बट हम देखते हैं कि यहाँ दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर आता है, दोनों का इंटरमीडिएट। ना तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ही होता है, ना डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ही होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली में ओजोन इन दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इस तरह जुड़ता रहता है, समझ रहे हो? और बॉन्ड लेंथ कितना आ जाता है इसका, जहां तक मुझे याद है 128 पिकोमीटर। सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम, डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा। क्लियर होती है इतनी बात? तो ये इसकी स्ट्रक्चर की बात थी कि बैंड तो एंगुलर होती है और इस तरह से ये पाई जाती है, ठीक है। चलो फर्दर हम बात कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है इसका। तो अगर मैं बात करूं ओजोन की प्रॉपर्टीज की, तो भाई सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो आपको पता है अगर ओजोन गैस में है तो ये कलर शो करती है, इसका कलर होता है पेल ब्लू। कैसा कलर होता है इसका? पेल ब्लू। वहीं अगर ओजोन को आप लिक्विफाई कर दें, लिक्विफिकेशन कर दे ओजोन का, तो इसका कलर हो जाता है डार्क ब्लू। कैसा कलर आ जाता है इसका? डार्क ब्लू। और अगर कहीं आप इसका सॉलिडिफिकेशन कर दें, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें? सॉलिड में, तो इसका कलर हो जाता है वॉयलेट। कमाल की बात है ना, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात यहां से जो हम पढ़ सकते हैं वो क्या, कि अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो वो तो मैंने बता दिया थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है ओजोन। अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो शो करेगी, अलग तरह का स्मेल होगा ना। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो, कैरेक्टरिस्टिक ऑडियो, एक बढ़िया सा स्मेल होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, बढ़िया सा तो पता नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अच्छा फर्दर देखो, अगर मैं बात करूं आगे इसके बारे में, तो अगर मान लो एटमॉस्फेयर में ओजोन आ भी जाए, अपने एटमॉस्फेयर में, आपको पता है ना ओजोन एक पॉइजनस गैस है, हाँ, अगर अपने एटमॉस्फेयर में ओजोन होगी लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम हो तो वो हमें हार्म नहीं करता, है ना। इफ ओजोन इज प्रेजेंट in lower concentration in atmosphere then it is harmless for us, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको, है ना, harmless for us। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर इसका कंसंट्रेशन आप बढ़ा दें एटमॉस्फेयर में, है ना, और इसका कंसंट्रेशन मोर देन 100 ppm कर दे, ppm समझते हो ना, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, यानी कि 10 to the power 6 ग्राम टोटल गैस, उसमें ये 100 ग्राम से ज्यादा हो जाए, 10 to the power 6 ml कह दो टोटल गैस, 100 ml से ये ज्यादा हो जाए, समझ लो मेरी बात। तो अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होने पर ये हमें हार्म करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालती है ना, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जी घबराना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो जाएगी, है ना, देन इट विल हार्मफुल फॉर अस, अगर इस कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए। खैर डरने की कोई बात नहीं है, ये इतना अनस्टेबल होता है एटमॉस्फेयर में कि ये वापस ब्रेक डाउन करके क्या बना लेगा? ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हमारे यहाँ तो नहीं हो सकती, हाँ ये ऊपर कंटिन्यूअसली बन रहा है तो ऊपर इसका कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि वहां बन रहा है, अभी यहाँ बनेगा तो है नहीं, यहाँ यूवी रेज डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं, और डेल्टा एच इसका हाईली पॉजिटिव है, समझ लो, तो यहाँ बनना है इसका लगभग
इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो तो इतनी बातें की हम लोगों ने, है ना। फर्दर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ये एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। सुनो, इट कैन एक्ट, या कैन क्या, इट विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्यों होती है सर? एक रिएक्शन की वजह से, जो हम बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे, उसी रिएक्शन के इर्द गिर्द तो लेक्चर चल ही रहा है, इर्द गिर्द तो लेक्चर चल ही रहा है। इट कैन एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझना, मेरे पास है O2, ठीक, आपको पता है ये रिएक्शन देगा O2 और साथ में क्या निकालेगा, नीसेंट ऑक्सीजन, और आसानी से देगा, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन बहुत आसानी से होता है। क्यों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भैया, डेल्टा जी नेगेटिव है, बढ़िया होता है एकदम। तो आप इसको किसी में डालिए, किसी कंटेनर में किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ डालिए, ये दिखाएगा अपने आप को, ये कहेगा कि हम नीसेंट ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है वो, इस रिएक्शन की वजह से। मैं आपको बताऊं, अगर ओजोन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करने वाली रिएक्शन, तो सुनो, जैसे आपके पास PbS है, आपने उसमें ओजोन डाली, हमने डाल दी सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये PbS को कन्वर्ट कर देता है PbSO4 में, साथ में ऑक्सीजन निकलती है, बैलेंस कर लेना रिएक्शन। मतलब यहाँ 4 O3 आएंगे तो 4 नीसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे, 4 नीसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे और 4 O2 के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। कितने O2 के मॉलिक्यूल? 4 O2 के मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। देख लेना, रिएक्शन बैलेंस है। तो इसकी जो ये रिएक्शन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि ये जो अपने पास है क्या, गैस है ओजोन, ये नॉन मेटल्स को, ध्यान से सुनो, नॉन मेटल्स को, जितने भी नॉन मेटल्स हैं लगभग सबको उनके ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर देगी। नॉन मेटल्स को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी? ऑक्सी एसिड में, रेस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड में, ठीक है। जैसे एग्जांपल दें आपको, जैसे मैंने आयोडीन ली, ठीक है, और आयोडीन में ओजोन डाली, ठीक, बढ़िया, खुश था मैं अपनी जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिएक्शन होती है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है। ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगी HiO3 में, आयोडिक एसिड। आई होप कि आपको बोर्ड का ये वाला पार्ट नजर आ रहा होगा जी, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देगी इसको? आयोडिक एसिड में। फर्दर अगर जैसे मैं बात करूं सल्फर की, है ना, जैसे मैं बात करूं सल्फर की, उसमें डालूं ओजोन, एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको, सल्फर लेना है एक्वस मीडियम में, किसमें कन्वर्ट कर देगी ये इसको? H2SO4 में, उसके ऑक्सी एसिड में बदल देना। आपको कोई भी नॉन मेटल दिखे, है ना, तो नॉन मेटल के तो रहने नहीं देगी भाई साहब, नॉन मेटल कहेगी जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी एसिड में। इसका ऑक्सी एसिड कौन सा होता है? सल्फर का, H2SO4। जैसे मैं बात करूं फास्फोरस की, है ना, फास्फोरस को से ऑक्सीजन पास कराऊं तो ये किसको किसमें कन्वर्ट कर देगी? फास्फोरस को H3PO4 में, फास्फोरिक एसिड। क्लियर होती है मेरी बात? तो ये नॉन मेटल्स को जीने नहीं देती, नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देती है, किसमें? उसके ऑक्सी एसिड के अंदर। क्लियर है? चलो ठीक है ना। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज का जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, क्या? सुनो, अगर मैं ओजोन को, ध्यान से सुनना, अगर मैं ओजोन को किसी आयोडाइड सॉल्यूशन से, आयोडाइड आयन हो जिसमें, जैसे Ki हो गया, ऐसे किसी सॉल्यूशन से पास करा तो ये आयोडीन गैस देगी। क्या कहना चाह रहा हूं? सुनना ध्यान से। व्हेन वी पास, ध्यान से सुनो, व्हेन वी पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आज का। हाँ, व्हेन वी पास ओजोन फ्रॉम आयोडाइड सॉल्यूशन मतलब जिसमें I- आयंस हो, है ना। आप Ki ले सकते हो, आप AgI ले सकते हो, आपकी मर्जी करे वो सोल्ट ले लेना, उसमें आयोडाइड आयन होना चाहिए, है ना। देन इट फॉर्म आयोडीन गैस बनाएगी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपने क्या ली?
कोई भी सॉल्यूशन लिया किसका, आयोडाइड का। फॉर एग्जांपल मैं KI से बात कर लेता हूँ, ठीक है। आपने लिया KI, इसमें ओजोन पास कराई, है ना, खुश थे आप अपनी जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में वाटर, तो ये KI में से क्या निकाल देगी, आयोडीन, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, I2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगी, I2 में, ठीक है। साथ में KOH बन जाएगा यहां से, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगी, रिएक्शन को खुद से बैलेंस कर देगा, है ना। क्या हुआ समझना, I माइनस आयन है, मेनली तो किसकी रिएक्शन है, आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहूं तो I माइनस प्लस आपने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, क्या बनाएंगी, I2, I माइनस को किसमें कन्वर्ट कर देगी, I2 में। ये भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है बेटा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। I माइनस को I2 में, ऑक्सीडेशन है ये भी ऑक्सीडेशन है, देख लो ना जरा, -1 से किसमें जा रहा, आयोडीन 0 में, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है आयोडीन का, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना है ऑक्सीडेशन, क्लियर हो रही है मेरी बात, यही तो कर रही है ये। और साथ में क्या बनाएगी, उसका बेस बना देगी रिस्पेक्टिव, और साथ में क्या निकालेगी, ऑक्सीजन, ये भी इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। सर क्यों इसको आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो, सुनो, ये जो आयोडीन यहां पर बनी, हम इस आयोडीन को अगर स्टार्च सॉल्यूशन से पास कराएं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च सॉल्यूशन से पास कराएं, तो ये स्टार्च सॉल्यूशन को स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी, जानते हो ना स्टार्च एक शुगर है, हाँ, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी, जिसका कलर ब्लू होता है, समझ रहे, मतलब स्टार्च आयोडाइड स्टार्च सॉल्यूशन से पास करें तो ये स्टार्च सॉल्यूशन को एक्चुअली में ब्लू कर देगी, क्यों, क्योंकि स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगी। क्या कह रहा हूं मैं, लिखता हूं यहां पे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन वी पास, मैंने कहा ना सॉल्ट एनालिसिस को मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन की रिएक्शन आपने KI से कराई तो एक सब्सटेंस A बनता है, ठीक है, गैस, एक्चुअली में गैस बोला था उन्होंने, गैस A बनती है, इस गैस को स्टार्च सॉल्यूशन से पास कराने पर स्टार्च सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स ब्लू हो जाता है, या स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करवाया था A को, मैं अभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पहले एक चीज लिख देता हूं यहां पे, देखना जरा, व्हेन वी पास ओजोन थ्रू आयोडाइड सॉल्यूशन, अच्छा ये तो लिख चुके हैं हम, आयोडाइड सॉल्यूशन, देन इट फॉर्म I2 गैस, है ना। व्हेन वी पास दिस I2 गैस, व्हेन वी पास iodine gas from starch solution, then then starch solution turns in blue color, मतलब स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देगी। अब क्वेश्चन क्या था, एक बार सुनो, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ओजोन एक सब्सटेंस ए पर से जब पास कराई जाती है तो एक गैस B देती है, इस गैस B को जब स्टार्च सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है ना। तो A और B को आइडेंटिफाई करो, उसमें KI और I2 ही था। आपको ये पता होना चाहिए कि I2 एक ऐसी गैस है ना जो स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देती है। अच्छा, इसके अलावा एक और गैस है जो स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देती है, क्यों, क्योंकि स्टार्च का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देती है, ठीक है। और उस गैस का नाम क्या है, जहां तक मुझे याद आ रहा है उस गैस का नाम है H2S। क्या नाम है उस गैस का, H2S। तो H2S भी स्टार्च सॉल्यूशन को कैसा कर देती है, ब्लू कर देती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी में हम बात कर सकते हैं, या इसके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बात कर सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, मैं अगर ओजोन की रिएक्शन किसके साथ कराऊं, NO के साथ, तो ये ओजोन NO को भी ऑक्सीडाइज कर देगी, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NO को भी ऑक्सीडाइज कर देगी और क्या बना देगी, NO2, साथ में क्या निकालेगी, O2। साहब ये क्यों बताया ना, हो तो गया, समझ गए थे, ऑक्सीडेशन कर देती है सबका, इतनी सारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पड़ी है इसकी, तो इसकी क्या जरूरत थी। अब एक्चुअली में ना ये रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है,
हाँ, ये रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। आपको पता है NO एक पॉल्यूटेंट है, जानते हो ये बात? आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत है पॉल्यूशंस के बारे में। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉरी 11th क्लास में लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अरे सब कौन पढ़ता है उसको चलो, तो NO जो है पॉल्यूटेंट होती है, पॉल्यूटेंट गैस होती है। क्यों होती है जानते हो? क्योंकि ये ओजोन को डिप्लीशन कर देती है ओजोन का। क्यों? क्योंकि ओजोन के सामने जब ये NO आएगी तो वो खुद तो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोन को किस में बदल देगी? O2 में बदल देगी। अरे दोनों एक ही तो बात है। O3 ने NO को NO2 में बदला, ये कह दो, या NO ने O3 को O2 में बदला, ये कह दो, दोनों एक ही बात है, सारा शब्दों का खेल होता है। तो सर ये गैस आती कहां से है एटमॉस्फेयर में? NO नेचुरली तो नहीं पाई जाती है गैस, तो आती कहां से? तो ये आती है सुपर जेट जो प्लेन होते हैं ना अपने, है ना, सुपर जेट प्लेन होते हैं जो बहुत ऊपर उड़ते हैं, मतलब बचपन में ना मैं उनको रॉकेट समझता था, रॉकेट बिल्कुल ऊपर से जाते हैं पीछे धुआं छोड़ते हुए, है ना, सुपरसोनिक जेट प्लेन जो होते हैं, है ना। नॉर्मल प्लेन्स की बात नहीं कर रहा मैं, एरोप्लेन वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो इतना ऊंचा नहीं उड़ते, है ना, कि 20-20 किलोमीटर ऊपर उड़ेंगे, ठीक है। जो अपने सुपरसोनिक प्लेन होते हैं ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं रॉकेट समझता था, आप पता नहीं क्या समझते थे या समझते हो, जो बिल्कुल ऊपर चलते थे, धुआं छोड़ते हुए जाते थे। तो वो जो धुआं छोड़ते हैं ना, वो कौन सी गैस होती है एक्चुअली में? NO। और NO जब आई तो ओजोन के मुंह में पानी आया। ओजोन तो वैसे भी डिप्लीशन करके क्या बना रहा था? O2 बना रहा था, लेकिन रेट इक्वल थी ओजोन के बनने की और O2 के बनने की, है ना, दोनों की रेट सेम चल रही थी। जब NO आ गया तो ओजोन के मुंह में पानी आया, ओजोन ने कहा अच्छा अब हम अपना डिप्लीशन करेंगे, और किस में कन्वर्ट होंगे? O2 में, और इसको किस में बदल देंगे? NO2 में। फिर से ये गैस कहां से मिलती है? सुपरसोनिक जेट प्लेन से। नॉर्मल एयरप्लेन में ये गैस नहीं निकलती, वो इतना ऊपर उड़ते भी नहीं है, समझ सकते हो। इसके अलावा जो अपनी ओजोन है, इसके डिप्लीशन का रीजन होता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, जो कि हमारे फ्रिज वगैरह और इन सब से निकलता है ना। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं फ्रियोन्स। क्या कहते हैं इसको हम? फ्रियोन्स, है ना, जानते होंगे। एक्चुअली में CFCs वैसे अगर बात करें तो अगर एनवायरमेंट में है तो हमें कोई हार्म नहीं करेगी, मतलब CFC हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो ओजोन को नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। एक्चुअली में जो CFCs होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ये रीजन है इनके ओजोन को खराब करने के पीछे। अब ये जो CFCs या फ्रियोन्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो रिएक्ट नहीं करेंगी तो एटमॉस्फेयर में बिना रिएक्ट किए बहुत ऊपर चली जाती है ना, बिना रिएक्ट किए बहुत ऊपर चली जाती है। जैसे मैं बात करूं क्या, एक CFC का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CClF2 और H, है ना, CHClF2, है ना, ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब ये जो है ये स्टेबल है तो भैया रिएक्ट नहीं करेगी, ऊपर पहुंच गई बिल्कुल। अब ऊपर पहुंच गई तो ऊपर तो यूवी रेस की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जानते हो 20 किलोमीटर ऊपर तो यूवी रेस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो नीचे आती है थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। तो यूवी रेस जब इस पर पड़ेगी डायरेक्ट तो ये फ्री रेडिकल बनाती है, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाती है इसमें, मतलब अभी तक रिएक्शन नहीं कर रही थी एटमॉस्फेयर में जब, लेकिन जब ऊपर चली गई बहुत तो यूवी रेस डायरेक्ट पड़ी, इन्होंने कहा हम भी रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके क्या बना देती है? फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया, फ्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया। ये फ्री रेडिकल तो रिएक्टिव होंगे, और ये फ्री रेडिकल भी ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, और ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन तो अपनी आदत से मजबूर है, O2 तो देगा, साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ बनके क्या बना देता है? ClO। और मैं आपको बताऊं ये जो ClO है ना, ये वापस ब्रेक करता है Cl डॉट और O डॉट में, और ये Cl अगले O3 मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचाता है। मतलब एक Cl का फ्री रेडिकल हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है। नहीं समझे बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ओजोन ये Cl डॉट बना, Cl फ्री रेडिकल, इसने इसको खत्म किया, O3 को O2 में बदल दिया, खुद किस में बदल दिया? ClO में। इसको यहां चैन नहीं मिलेगा, ये वापस फ्री रेडिकल बनाएगा ब्रेक होके, है ना, और ये जो फ्री रेडिकल बना ये अगले O3 पर नजर डालेगा, और ये अगला O3 क्या बना देगा? O2 प्लस ClO। अब फिर ये नजर मारेगा अगले ओजोन पर, फिर से ब्रेक कर जाएगा अगले ओजोन को। तो एक Cl फ्री रेडिकल हजारों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है,
ठीक है, इतनी एफिशिएंसी होती है इसकी। तो ये रीजन होते हैं मेनली डिप्लीशन का। मेनली तो दो ही रीजन होते हैं। आजकल तो खैर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हम कम करते हैं, है ना। मेनली इनका यूज होता था पहले फ्रीज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं ना, और एसी वगैरह जो होते हैं, और जितने भी ठंडे करने के एप्लियंस होते हैं उनमें इनका यूज होता था। ठीक है, आजकल इनकी जगह दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स का यूज हम करते हैं। खैर, ये मेनली आजकल सोर्स है एनओ गैस ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया होगा लेक्चर, है ना, आपको अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फर्दर बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।